और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस तरह चौथे नंबर चैप्टर में हमने ये समझने के प्रयास किए थे कि आखिर इस पृथ्वी पर और इस विशाल पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक जैसे नहीं हैं, और पेड़ पौधों के कुल 5 फाइलमों के बारे में हम समझे थे जिनकी अपनी एक अलग विशेषताएं थी। उसी तरह जब हम जंतु एनिमल किंगडम के बारे में पढ़े तो निश्चित रूप से हम इसमें एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल्स में क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो कुल मिलाकर 5-6 विशेषताओं को हम पढ़े थे कि अगर कोई एनिमल है तो निश्चित रूप से उनमें ये 6 विशेषताएं पाई जा सकते हैं भिन्न भिन्न तरह से। और फिर हम एनिमल किंगडम के प्रमुख फाइलमों के बारे में जानकारी ले रहे थे कि विभिन्न फाइलम जो है उनके अंतर्गत जो जीव है उनकी क्या विशेषताएं हैं। और अब तक 2 फाइलम पढ़े हुए, 2 फाइलम ना, अब तक हम 2 फाइलम पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा के बारे में पढ़े हुए। और पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा के बारे में आपकी समझ विकसित हो गई है ना। दोनों में काफी ज्यादा समानताएं हैं, असमानताएं तो है ही, इसलिए अलग अलग फाइलम है, लेकिन कई समानताएं भी है। एक समानता तो यही है कि दोनों जंतु है, दूसरी की दोनों में कोई अंग नहीं है। दोनों ही फाइलम के जीव सारे के सारे लगभग समुद्र में रहते हैं, समुद्री होते हैं। तो पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा तक जो हम पढ़े हैं तो सबसे कम विकसित जीव अगर है तो वो पोरीफेरा फाइलम के जीव है, सबसे कम विकसित। समुद्र में रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, ये सब हम देख चुके थे। यानी कि एनिमल किंगडम के 2 फाइलमों को हम समझ चुके हैं। और अब तक 2 फाइलम के जीवों में आपको ये पता, 2 फाइलम जो पढ़े हैं तो ये क्लियर है कि इन दोनों में कोई अंग नहीं है, और कोई अंग ना होने का कोई तंत्र नहीं है। क्या पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र ये सब है? नहीं है, लेकिन ये सब होते हैं, ठीक है ना। ये सब होते हैं, कैसे होते हैं? ठीक उसी तरह होते हैं जैसे एक कोष के जीवों में होते हैं। एक कोष के जीवों में भी कोई अंग नहीं होते, लेकिन जो जीवन की अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे श्वसन की प्रक्रिया है, पोषण की प्रक्रिया है, उत्सर्जन की प्रक्रिया है, वे कोशिका के द्वारा ही होता है एक कोष के जीवों में। ठीक उसी तरह इन बहुकोष के जीव पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा में भी होता है। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि पोरीफेरा या सिलिंड्रेटा के जीव कैसे श्वसन करते हैं, कोई अंग नहीं है तो कैसे श्वसन करते हैं? तो शरीर के सतह के द्वारा विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और विसरण विधि द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। आइए अब तीसरा फाइलम के जीव पर आइए, और तीसरा फाइलम का नाम है, इसका नाम भी काफी अल्टर है, इसलिए आप आराम से पढ़िए। सबसे पढ़िए प्ले, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए प्ले, और उसके बाद उच्चारण कीजिए किसका? डी का। उसके बाद उच्चारण कीजिए हेल का, उसके बाद उच्चारण कीजिए मीन का, और उसके बाद उच्चारण कीजिए थीज का। तो इस तरह से इस फाइलम का नाम हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या नाम हो गया? प्लेटीहेल्मिन्थीज। नाम पढ़ने में कभी दिक्कत होगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ना किस प्रकार है उसको आप समझे कि नहीं समझे तो क्लियर हो गया। तो अगला जो फाइलम है आपका तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, और इस प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत वर्म को रखा गया है। किसको रखा गया है? वर्म को, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कृमि कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज समूह जो है वह कृमि का समूह है। एक होता है सूक्ष्म जीव जो एक कोष के होते हैं, यह है कृमि। एक होता है कीट, तो कीट और सूक्ष्म जीव से दोनों से बिल्कुल भिन्न है ये कृमि। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज समूह में कृमियों को रखा गया है, वर्म को रखा गया है। और जितने भी वर्म हैं, जितने भी कृमि हैं, वो सारे के सारे इस प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत मुख्य रूप से जिन कृमियों को स्थान दिया गया है उसमें एक है चपटा कृमि और दूसरा है फीता कृमि। दूसरा क्या है दोस्तों? चपटा कृमि और फीता कृमि। यानी कि वे सभी कृमि, वे सभी वर्म जिनकी आकृति कैसी होती है? चपटा होती है। चपटा एकदम प्लेट की तरह आकृति, उसी को चपटा आकृति कहेंगे। और कुछ कृमि जिनकी आकृति एकदम फीते के समान, वही तरजीह वाला जो फीता होता है उन्हें फीतों के समान है। तो फीता कृमि और चपटा कृमि को स्थान दिया गया है किस फाइलम के अंतर्गत? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत मुख्य रूप से कैसे जीवों को रखा गया है? कृमि को रखा गया है। क्या समस्त कृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत ही है? नहीं है। कैसे कैसे कृमि है? चपटा कृमि है और फीता कृमि है। चपटा कृमि और फीता कृमि किस फाइलम के जीव है? अब यह कृमि जो है दोस्तों, यह कृमि कहां निवास करते हैं? तो ये कृमि अधिकांश जो होते हैं ना, अधिकांश कृमि जो होते हैं, अधिकांश कृमि परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब समझ है ना, परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं तथा रोगों को फैलाते हैं। तथा क्या करते हैं? रोगों को फैलाते हैं। ये जो कृमि है, ये कृमि स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, बल्कि यह कृमि किसी जीव के शरीर पर आश्रित रहते हैं। खासकर जंगली जीवों के शरीर पर ज्यादा आश्रित रहते हैं दोस्तों। जो पालतू पशुएं होती हैं उनकी देखभाल होती रहती है तो इन कृमियों से बचे रहते हैं, लेकिन जंगली जीवों को ये कृमि काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। जंगली जीवों में कई सारे रोगों का कारण ये फीता या चपटा कृमि होता है। हालांकि ये मानव में भी अगर आश्रित हो जाए तो उनमें भी रोग फैलाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन कृमियों से ज्यादा प्रभावित जो होते हैं वो कौन जीव होते हैं? जंगली जीव होते हैं। यानी कि आप पोरीफेरा देख रहे थे, समुद्र में निवास कर रहे थे। सिलिंड्रेटा के जीव जो थे वो क्या थे दोस्तों? समुद्र में ही निवास कर रहे थे। और जब आप प्लेटीहेल्मिन्थीज पर आ रहे हैं तो ये ना तो स्थल पर आ रहे हैं ना ही समुद्र में आ रहे हैं। इसकी रहने की प्रकृति कैसी है दोस्तों? परजीवी है। कैसी है दोस्तों? परजीवी है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो कृमि है वो परजीवी होते हैं, और जिन सजीव के शरीर में या परजीवी के रूप में रहते हैं उनमें रोगों को फैलाते हैं और खासकर प्रभावित होते कौन? जंगली जीव। अब इनकी शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान दें, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज की अगर शारीरिक विशेषता पर ध्यान दीजिए तो शारीरिक विशेषता में यह आपका एक द्विपार्श्व संमित जीव है। यह कैसा जीव है? बायलेटरल है। यह कैसा दोस्तों? बायलेटरल है। बायलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विपार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विपार्श्व। यानी कृमियों का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। कृमियों का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। बायलेटरल का मतलब आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं बायलेटरल का? बायलेटरल का मतलब होता है जैसे जैसे दाएं वैसे वैसे। यानी कि जब जीवों के शरीर में दाएं तरफ और बाएं तरफ की संरचना बिल्कुल समान है तो जीवों के ऐसे शरीर को हम क्या कहते हैं? बायलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जितने भी कृमियां सब बायलेटरल होते हैं। पोरीफेरा जब पढ़ रहे थे तो पोरीफेरा का शरीर भी बायलेटरल था, लेकिन अधिकांश पोरीफेरा एसिमेट्रिकल था। कैसा था? सिलिंड्रेटा का शरीर रेडियल सिमेट्री था। कैसा था? रेडियल था। सिलिंड्रेटा का शरीर कैसा था? रेडियल था। और आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज का शरीर कैसा है दोस्तों? बायलेटरल है। तो बायलेटरल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एकदम हम लोगों का तेरा शरीर, यानी जैसे जैसे बाएं वैसे वैसे दाएं।
उसके बाद शरीर की दूसरी विशेषता जो होती है, इनके शरीर की जो दूसरी विशेषता, ये बायलेटरल शरीर होता है, इनका शरीर 3 स्तरीय होता है। क्या होता है? 3 स्तरीय होता है। इनका शरीर कितने स्तरीय होता है? 3 स्तरीय होता है। और जब 3 स्तर शरीर होता है तो आप जानते हैं कि सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। उसके बाद एंडोडर्म। तो 3 स्तरीय शरीर पहली बार इसी फाइलम में देखने को मिलता है। इससे पहले जो आप पोरीफेरा पढ़ रहे थे, सिलिंड्रेटा पढ़ रहे थे, उनका शरीर कितने स्तर का था? 2 स्तर का था। पहली बार 3 स्तरीय शरीर कृमि का है, और वो कृमि प्लेटी हेलमिंथेस का है। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्लेटी हेलमिंथेस पर जब 3 स्तर का शरीर विकसित हो गया है, तो आगे हम जितने भी फाइलम पर जाएंगे सबका शरीर कितने स्तर का रहेगा? क्योंकि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे जीवों का विकास होते जाएगा। क्या होते जाएगा? विकास होते जाएगा। और जब जीवों का विकास हो जाएगा तो उनमें शारीरिक विशेषताएं बढ़ती जाएगी। यानी आप याद रखिए कि एनिमल किंगडम में 2 ही ऐसे फाइलम हैं। एनिमल किंगडम में 2 ही ऐसे फाइलम हैं, एक पोरीफेरा और दूसरा सिलिंड्रेटा, जिनका शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का है। बाकी जितने भी फाइलम है प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर आगे जितने भी फाइलम है, सबका शरीर कितने स्तर का है? सबका शरीर कितने स्तर का दोस्तों? 3 स्तर। और जब 3 स्तरीय शरीर होगा तो आपको लगेगा किसमें देखभाल भी होनी चाहिए। देखभाल के बारे में बता देना, पिछले क्लास में हम देखभाल सिलोन के बारे में बताए थे। एक देखभाल होता है वास्तविक देखभाल होता है। और हम ये समझे थे कि देखभाल होने के लिए शरीर का 3 स्तर का होना जरूरी है। 2 स्तरीय शरीर में वास्तविक देखभाल नहीं पाया जा सकता है। वास्तविक देखभाल होने के लिए सजीवों के शरीर का 3 स्तर का होना क्या है? जरूरी है। और 3 स्तर का शरीर हो चुका है प्लेटी हेलमिंथेस का। लेकिन अभी 3 स्तरीय शरीर में आपको यहां पर देखवा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यानी प्लेटी हेलमिंथेस में वास्तविक देखवा नहीं होता है। 3 स्तरीय शरीर है, लेकिन फिर भी इसमें वास्तविक देखवा नहीं होता है। वास्तविक देखवा नहीं होता है। तो शारीरिक विशेषताओं इन कृमि का हमें ये याद रखना है कि सारे कृमि यानी कि वर्म क्या होते हैं? बायलेटरल होते हैं। सारे वर्म क्या होते हैं? बायलेटरल होते हैं। इनका शरीर 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। लेकिन प्लेटी हेलमिंथेस के कृमि का 3 स्तरीय शरीर में कोई वास्तविक देखवा की उपस्थिति नहीं है। कोई वास्तविक देखवा की उपस्थिति नहीं। उसके बाद इन जीवों में आपको पहली बार देखने को मिलेगा क्या? अंग और अंतर। अंग और अंतर। पोरीफेरा के जीव में कोई अंग थे? नहीं थे। उनका शरीर केवल कोशिकाओं तक ही विकसित था। सिलिंड्रेटा के शरीर में कोई अंग थे? नहीं थे। उनके शरीर उत्तर तक विकसित थे। पहली बार 3 स्तरीय शरीर कहां देखने को मिलता है? तो प्लेटी हेलमिंथेस के कृमि में देखने को मिलता है। और पहली बार अंगों का उद्भव भी, पहली बार अंग एवं अंग तंत्रों का उद्भव भी किसमें देखने को मिलता है? प्लेटी हेलमिंथेस में ही देखने को मिलता है। और प्लेटी हेलमिंथेस में अंग तंत्र जो उपस्थित हुए हैं सारे नहीं, इनमें अंग तंत्र होता है, लेकिन अंग तंत्र में क्या उपस्थित रहते हैं? मुंह उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? मुंह उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तथा पाचन तंत्र कम विकसित होते हैं या पूरी तरह से विकसित, कम विकसित होते हैं या पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस में पहली बार अंग देखने को मिला है, लेकिन पहली बार कौन अंग देखने को मिला है? मुंह। यानी आप समझ गए ना, जब प्रकृति ने अंगों का निर्माण करना शुरू किया तो सबसे पहले कौन अंग निर्मित किए? मुंह। माउथ पहला अंग है जो जीवों में उद्भव हुआ है। और पाचन तंत्र पहला तंत्र जो जीवों में उद्भव हुआ है। तो ध्यान दीजिए, मुंह माउथ बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अंगों की निर्माण प्रक्रिया जब इस पृथ्वी पर शुरू हुई तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि पहली बार जिन अंगों का उद्भव जीवों में हुआ है वो माउथ है। और चूंकि माउथ है और ये पाचन तंत्र के हिस्से होते हैं, तो माउथ की उपस्थिति के कारण हम कह सकते हैं कि इनमें पाचन तंत्र का भी विकास हो गया है। लेकिन अन्य कोई भी अंगों का इसमें अभाव होता है। यानी पाचन तंत्र तो है अंगों की उपस्थिति के कारण, लेकिन अन्य जो अंग होते हैं पाचन तंत्र के वह इसमें नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इनके पाचन तंत्र तो है लेकिन वह पूरी तरह से विकसित नहीं है। जब माउथ से लेकर के एनस तक, मुंह से लेकर गुदाद्वार तक अंग विकसित हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि इनका पाचन तंत्र क्या है? विकसित है। तब हम कहेंगे इसका पाचन तंत्र क्या है? विकसित है। तो प्लेटी हेलमिंथेस में अंग है, अंग तंत्र है, लेकिन एक ही अंग पूर्ण विकसित है, अन्य कोई अंग इसमें विकसित नहीं है। यानी कि अगर आप कोई अन्य तंत्र के बारे में बात करिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या श्वसन तंत्र होते हैं? नहीं होते। इसमें क्या कंकाल तंत्र होते हैं? नहीं होते। क्या इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं? नहीं होते। रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं? नहीं होते। यानी कि पाचन तंत्र के अलावे इनके शरीर में अन्य कोई भी तंत्र, कोई भी अंग उपस्थित नहीं रहते। कृमियों में श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। तो खुद के ब्लड का भी इसमें क्या होगा? अभाव होगा। हालांकि इसके शरीर में ब्लड होते हैं, लेकिन वो ब्लड उन परजीवियों का होता है जिनके शरीर में ये कृमि निवास करते हैं, उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, उसका ब्लड इसके शरीर में रहता है। खुद का इसमें ब्लड नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ब्लड तब होंगे जब उनके शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या होगा? विकास होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की अनुपस्थिति में क्या ब्लड की उपस्थिति संभव है? नहीं है संभव। तो पाचन तंत्र है वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं, और कोई तंत्र इसमें है ही नहीं दोस्तों, और कोई तंत्र इसमें है ही नहीं। क्लियर हो गया? और एक विशेष अंग है, और विशेष अंग इसलिए कि यह अंग केवल आपको इसी फाइलम के कृमि में मिलेगा। एनिमल किंगडम के किसी अन्य फाइलम के जीवों में यह विशेष अंग आपको देखने को नहीं मिल सकता है। विशेष अंग नहीं, क्योंकि अंग तो एक ही है, माउथ। इसमें कुछ विशेष कोशिका का समूह पाया जाता है। प्लेटी हेलमिंथेस में कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे कहते हैं फ्लेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये प्लेटी हेलमिंथेस की जो कृमि है, प्लेटी हेलमिंथेस की जो कृमि है, इन कृमियों में कोशिकाओं के कुछ विशेष समूह होते हैं। और कोशिकाओं के ये विशेष समूह केवल इसी में होते हैं, मतलब एनिमल किंगडम के किसी अन्य फाइलम के जीव में ये कोशिका आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्लेम कोशिकाओं की उपस्थिति प्लेटी हेलमिंथेस के कृमि का एक मुख्य लक्षण है दोस्तों। जिस तरह ओस्टिया और ओस्कुलम की उपस्थिति पोरीफेरा का एक सबसे बड़ी विशेषता थी, टेंटेकल्स की उपस्थिति सिलिंड्रेटा की एक मुख्य विशेषता थी, ठीक उसी तरह प्लेटी हेलमिंथेस के ये कृमि की जो एक मुख्य विशेषता है कि फ्लेम कोशिका की उपस्थिति। अब फ्लेम कोशिका जो इसमें उपस्थित रहते हैं, इन कोशिकाओं के क्या कार्य है इनके शरीर में दोस्तों? तो इन कोशिकाओं का कार्य होता है उत्सर्जन में मदद करना। किसमें मदद करना? उत्सर्जन में मदद करना, एक्सक्रिएशन में मदद करना, उत्सर्जन में मदद करना, उत्सर्जन में मदद करना। यानी जो काम हमारे शरीर में हमारे किडनी का है, जो काम मानव के शरीर में मानव की किडनी का है,
वही काम ये फ्लेम कोशिका किनके शरीर में लाकर करते हैं? प्लेटी-हेलमिंथिस के शरीर में। तो क्लियर है, समझ विकसित हुआ प्लेटी-हेलमिंथिस के बारे में। अब दोस्तों आप जब पोरीफेरा और सिलिंडरेटा पर थे, वे सबसे कम विकसित जीवों का फाइलम है, सबसे कम विकसित जीवों का फाइलम है, और सबसे कम विकसित जीवों के फाइलम होने के कारण उनमें रिप्रोडक्शन के जो तरीके थे वो दोनों तरह से हो रहे थे। पोरीफेरा और सिलिंडरेटा के जीवों में मुख्य रूप से एसेक्सुअल अलैंगिक जनन ही हो रहा था। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पोरीफेरा और सिलिंडरेटा के जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन जब आप प्लेटी-हेलमिंथिस पर आ जाइएगा, अब यहां से दोस्तों अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यानी कि एनिमल किंगडम के दो मुख्य फाइलम है, पोरीफेरा और सिलिंडरेटा। इन्हीं दो फाइलम में मुख्य रूप से अलैंगिक जनन होते हैं। इसके बाद के फाइलम में केवल लैंगिक जनन होता है। तो अगर आप इसमें जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन के तरीके देखें, ठीक है, रिप्रोडक्शन के तरीके देखें, तो इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है दोस्तों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है, लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के लिए हमेशा दो बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल की और एक फीमेल की। तो जितने भी गोल कृमि है और फीता कृमि, सॉरी गोल नहीं, जितने भी चप्पा कृमि है और फीता कृमि है, अर्थात प्लेटी-हेलमिंथिस के कृमि जो होते हैं, प्लेटी-हेलमिंथिस के जो कृमि होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? बायसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं। इसको द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहते हैं। बायसेक्सुअल को हिंदी में द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहते हैं। तो बायसेक्सुअल होते हैं। और बायसेक्सुअल का मतलब आप समझ रहे ना, जब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो, जब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो, तब ऐसे ही बॉडी को क्या कहा जाता है? बायसेक्सुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायसेक्सुअल कहा जाता है। तो प्लेटी-हेलमिंथिस के कृमि बायसेक्सुअल होते हैं, अर्थात द्विलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही बॉडी में मेल भी पाए जाते हैं और फीमेल भी पाए जाते हैं। तो टेंशन ज्यादा है नहीं, एक ही बॉडी में दोनों चीजें क्या। और उसके बाद दोस्तों अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद बच्चे पैदा होते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? प्लेटी-हेलमिंथिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार पुनः ध्यान दीजिए क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लेटी-हेलमिंथिस यानी प्लेटी-हेलमिंथिस। और इस प्लेटी-हेलमिंथिस फाइलम में किनको रखा गया है? कृमि को रखा है। कृमि देखने में कीटों के समान प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है। और प्लेटी-हेलमिंथिस में कृमि को रखा गया है, लेकिन सारे कृमि को नहीं रखा गया है। प्लेटी-हेलमिंथिस में किन कृमियों को रखा गया है? चप्पा एवं फीता कृमि को रखा गया है। प्लेटी-हेलमिंथिस में किन कृमियों को रखा गया है? चप्पा एवं फीता कृमि को रखा गया है। और इन कृमियों के रहने का व्यवहार कैसा है दोस्तों? परजीवी के रूप में ये जीवन व्यतीत करते हैं और रोग फैलाते हैं, खासकर जंगली जीवों में। प्लेटी-हेलमिंथिस के चप्पा और गोल कृमि का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। लेकिन 3 स्तरीय शरीर होने के बावजूद देखभाल इसमें पाया नहीं जाता। ध्यान दीजिए, ऐसे कौन से फाइलम है जिनका शरीर 3 स्तरीय होकर भी उनमें वास्तविक देखभाल अनुपस्थित है? तो वो कौन है दोस्तों? प्लेटी-हेलमिंथिस। वो कौन है? उसके बाद शारीरिक विशेषताओं पर जब आते हैं तो दोस्तों इसमें पहली बार अंग और अंग तंत्र की उपस्थिति देखने को मिलता है। और जो अंग इसमें पहली बार देखने को मिलता है वो कौन है दोस्तों? माउथ। और इस तरह से इसमें पहली बार पाचन तंत्र का विकास हुआ है, वो भी पूरी तरह से नहीं विकास हुआ है, क्योंकि पाचन तंत्र में केवल माउथ ही पाए जाते हैं। अन्य अंगों का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन हम पाचन तंत्र के अलावा और कोई भी तंत्र इसमें उपस्थित नहीं रहता है, अर्थात इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र भी उपस्थित नहीं रहता है। प्लेटी-हेलमिंथिस की कृमि यानी कि चप्पे कृमि और फीता कृमि में एक विशेष कोशिकाओं का समूह रहता है जो इन जीवों को उत्सर्जन में मदद करता है। और वो विशेष कोशिका कौन है? फ्लेम कोशिका है। लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। कृमियों में लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। और प्लेटी-हेलमिंथिस की कृमि क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। यानी चप्पा कृमि आपका द्विलिंगी है, फीता कृमि आपका क्या है? द्विलिंगी है। चप्पा कृमि द्विलिंगी है और फीता कृमि। क्लियर हो गया? इतना बात याद रखना जरूरी है, ठीक है? इतना बात याद रखना जरूरी है। याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा पर सरकारी नौकरी नहीं होगा, ठीक है? अब हर फाइलम के कुछ प्रमुख जीवों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पोरीफेरा सिलिंडरेटा का प्रमुख जीव का नाम नहीं भूले हैं? प्रश्न बनाए थे, बनना शुरू हो गया था ना? ध्यान दीजिए, पोरीफेरा के अंतर्गत स्पंज थे, स्पंजिला थे, यूक्लेप्टेला थे, यूस्पंजिया थे। सिलिंडरेटा का प्रमुख जीव हाइड्रा, ओरेलिया, गोर्गोनिया, पेनाटुला, ओरेलिया, ये सब था ना? तो प्रश्नों को बनाते जाइएगा, आपको याद होते जाएगा। प्लेटी-हेलमिंथिस में जो प्रमुख जीव आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें पहला है प्लेनेरिया। कौन याद रखना पड़ेगा? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया प्लेनेरिया को इस संदर्भ में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दोस्तों कैसे जीव है? स्वतंत्र जीवी है। हमने अभी कृमियों के बारे में कॉन्सेप्ट विकसित किया कि कृमि परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों के शरीर पर अपना स्थान अपना दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहते हैं। लेकिन प्लेनेरिया एक ऐसा चप्पा कृमि है, या प्लेटी-हेलमिंथिस का ऐसा कृमि है प्लेनेरिया, जो परजीवी के रूप में अपना जीवन नहीं व्यतीत करते हैं। ये स्वतंत्र जीवी है। स्वतंत्र जीवी का मतलब है ना, किसी पर आश्रित नहीं रहना। जैसे मानव भी एक प्रकार का कैसे जीव है? स्वतंत्र जीवी जीव है। मानव भी एक प्रकार के जीव है, स्वतंत्र जीवी जीव है। मानव में परपोषण होता है लेकिन परजीवी के रूप में तो नहीं होता है। तो प्लेनेरिया एक ऐसा चप्पा कृमि है जो अन्य कृमियों की तरह परजीवी ना होकर क्या रहते हैं दोस्तों? स्वतंत्र जीवी रहते हैं। दूसरा आपको नाम याद रखना पड़ेगा फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला, और इसको दोस्तों लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका एक प्रकार का चप्पा कृमि है, और यह कृमि विभिन्न प्रकार के मवेशियों में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके लीवर में पाए जाते हैं। यानी फेसियोला हेपेटिका परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जीवों के किस अंग में ये परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं? लीवर में। इसलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? लीवर फ्लूक कहा जाता है। तो दूसरा आपको फेसियोला हेपेटिका के बारे में याद रखना पड़ेगा कि ये चप्पा कृमि है, और यह जिन जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं उन जीवों के लीवर में रहते हैं, जिसके कारण से क्या कहा जाता है? लीवर फ्लूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर फ्लूक कहा जाता है। तीसरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा सिस्टोसोमा, ठीक है? अगला नाम क्या आपको याद रखना पड़ेगा? सिस्टोसोमा।
अंग्रेजी में कुछ इस तरह लिखते हैं, सिस्टोसोमा। यह भी चपटा कृमि है, चपटा कृमि है। जिस तरह से फेसियोला हेपेटिका जंतुओं के लीवर में ही परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह ये जो सिस्टोसोमा है ये केवल ब्लड में ही परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके कारण से क्या कहा जाता है, ब्लड फ्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लड फ्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड फ्लू कहा जाता है। चौथा नाम याद रखना पड़ेगा, उचेरिया। ठीक है, उचेरिया। उचेरिया दोस्तों मानव में फाइलेरिया रोग, जिसको हाथी पर रोग कहते हैं, मानव में जो फाइलेरिया रोग फैलता है वो किसी सूक्ष्मजीव के कारण नहीं फैलता है, बल्कि कृमि के कारण फैलता है, चपटा कृमि के कारण फैलता है। और जिस चपटा कृमि के कारण मानव में हाथी पांव या फाइलेरिया रोग फैलता है दोस्तों, उसका नाम है उचेरिया। क्या नाम है, उचेरिया। चौथा नाम, पांचवा नाम आपको याद पड़ेगा, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, और टीनिया सोलियम फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम है। फीता कृमि तो प्रचलित नाम है, शरीर फीते के समान होते हैं, इसी से फीता कृमि कहते हैं। लेकिन फीता कृमि का अगर वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम क्या है, टीनिया सोलियम है। फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि प्लेनेरिया, फेसियोला हेपेटिका, सिस्टोसोमा, उचेरिया, टीनिया सोलियम ये सभी प्लेटी हेलमिंथिस के चपटे कृमि है, जिसमें टीनिया सोलियम फीता की तरह है। लेकिन ये जो 1 से लेकर 4 तक है ये सब चपटा कृमि है। तो कौन से प्लेटी हेलमिंथिस परजीवी ना होकर स्वतंत्र जीवी होते हैं? प्लेनेरिया होता है, लीवर फ्लूक किसे कहा जाता है, फेसियोला हेपेटिका को कहा जाता है, और लीवर फ्लूक एक प्रकार का फीता कृमि है। क्या है दोस्तों, फीता कृमि है। उसी तरह ब्लड फ्लूक भी फीता कृमि है, और ब्लड फ्लूक किसको कहा जाता है, सिस्टोसोमा को मानव में हाथी पांव या फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो फीता कृमि के कारण होता है। किसके कारण होता है, फीता कृमि के कारण होता है। और जिस फीता कृमि के कारण होता है, सॉरी फीता कृमि नहीं, चपटा कृमि के कारण होता है। मानव में फाइलेरिया, हाथी पांव रोग चपटे कृमि के कारण होता है, और जिस चपटे कृमि के कारण होता है उसका नाम क्या है, उचेरिया। उसका नाम क्या है दोस्तों, उचेरिया है। और फीता कृमि भी मानव के शरीर में रोग फैलाते हैं। ये खास करके सुअरों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। फीता कृमि मुख्य रूप से किनके शरीर में परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, सुअरों के शरीर में। और जब कोई व्यक्ति सुअर के अत्व के मांस खाते हैं, पूर्ण तरह से पकाकर सुअर के मांस को नहीं खाता है, तो फीता कृमि अगर उन सुअर में परजीवी के रूप में है, तो ये मानव के शरीर में पहुंच करके मानव के शरीर में भी रोगों को फैलाने लगते हैं। लेकिन जिस तरह फेसियोला हेपेटिका मुख्य रूप से जंतुओं के लीवर में, सिस्टोसोमा मुख्य रूप से जंतुओं के ब्लड में रहते हैं, ठीक उसी तरह ये जो फीता कृमि है, जिसका वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम है, ये सुअरों के शरीर में ही परजीवी के रूप में रहते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए? तो इन पांचों नाम को प्लेटी हेलमिंथिस के अंतर्गत आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर हो गया, प्लेटी हेलमिंथिस समझ गए? चपटा कृमि, फीता कृमि किस फाइलम के जीव हैं, प्लेटी हेलमिंथिस के जीव है। किस फाइलम के जीव हैं, एनिमल किंगडम के किस फाइलम के जीवों का शरीर 3 स्तरीय होकर भी उसमें कोई देखवा नहीं होता है, प्लेटी हेलमिंथिस। किस फाइलम के जीवों में 3 स्तरीय शरीर होकर भी वास्तविक देखवा नहीं पाई जाती है, वो प्लेटी हेलमिंथिस है, वो एकमात्र प्लेटी हेलमिंथिस है। एनिमल किंगडम के किस फाइलम में पहली बार अंग एवं अंग तंत्रों का विकास देखने को मिलता है, वो प्लेटी हेलमिंथिस है। पहली बार प्लेटी हेलमिंथिस में कौन से अंग उद्भव हुए, कौन, और अंग तंत्र के रूप में कोई दिक्कत नहीं ना, प्लेटी हेलमिंथिस क्लियर हो गया। पढ़िए तो एक बार, फिर हम अगले फाइलम पर आते हैं। संजय कुमार जोंक भी तो चपटा, और क्या बोलिए, क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्वेश्चन हम लेंगे एक एक करके करवाए। ठीक है, आइए पहले प्लेटी हेलमिंथिस पढ़िए ना, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। जोंक भी तो, जोंक अलग फाइलम के जीव है दोस्तों, जोंक में देखो आप होते हैं इसलिए वो अलग। राकेश कुमार सिंह, एक मिनट, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है। उचेरिया अगला फाइलम का जीव है, इसको छोड़ दीजिएगा। उचेरिया अगला फाइलम का जीव है, गोल कृमि है। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या बोले, भोजन पचाने के लिए, भोजन पचवाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। जैसे परजीवी है, तो जिसके शरीर में या परजीवी के रूप में रहता है उसी के शरीर से भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन ग्रहण करने के लिए इस फीता कृमि या चपटा कृमि में कांटों के समान या हुक के समान संरचना बनी रहती है। कांटों के समान और हुक के समान जो संरचना बनी होती है कृमि में, उसका काम होता है कि जिन शरीर पर कृमि आश्रित है शरीर से भोजन अवशोषित कर लेना। ठीक है, तो वो पचाने वाला नहीं है। प्लेटी हेलमिंथिस में भोजन पचाने की कोई जरूरत नहीं है, ये जिसके शरीर पर आश्रित रहता है उसी के शरीर से पचा हुआ भोजन को ग्रहण करता है। और प्लेनेरिया के संदर्भ में आपका कांसेप्ट गड़बड़ा सकता है कि वो तो स्वतंत्र जीव है, क्या उसमें भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है? बिल्कुल उसमें भी नहीं होती है, वो भी पचे हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। तो जो परजीवी होते हैं, जो मृतजीवी होते हैं, उनमें भोजन पचाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो सजीवों के शरीर पर आश्रित रहकर पचे हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। तो कांटे और हुक जो होते हैं इन कृमियों में, उसका काम होता है परजीवियों से भोजन को क्या करना, अवशोषित करना। कहिए दोस्तों, क्लियर हो गया? प्लेटी हेलमिंथिस में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे के पर आ जाए, अगला फाइलम पर आ जाए। क्या नंबर का फाइलम है, 4 नंबर, और 4 नंबर इसी का भाई है, एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस क्लियर हो गया? इससे पहले जो था वो प्लेटी हेलमिंथिस था, ये एसके हेलमिंथिस है। नाम से तो स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर बराबर होगा, जिस तरह नाम में समानताएं हैं। नाम में समानताएं इसलिए है कि प्लेटी हेलमिंथिस में भी कृमि को रखा गया था, और इस एसके हेलमिंथिस में भी किसको रखा गया है, कृमि को ही रखा गया है दोस्तों। यानी कि एनिमल किंगडम में 2 ऐसे फाइलम है जिसमें केवल कृमियों को ही स्थान दिया गया है, और वो है आपका प्लेटी हेलमिंथिस और दूसरा क्या है, एसके हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस। लेकिन एसके हेलमिंथिस में जो कृमि है वो गोल कृमि है दोस्तों। कौन कृमि है, गोल कृमि है। कौन कृमि है, गोल कृमि। यानी कि फीता कृमि और चपटा कृमि प्लेटी हेलमिंथिस में है, अब गोल कृमि को किसमें स्थान दिया गया है, एसके हेलमिंथिस में। अब
गोल कृमि एसके हेलमिंथीज में आपको लगेगा कि इस कृमि की आकृति गोल होती है, क्योंकि जब हम प्लेटी हेलमिंथीज में चप्पा और फीता कृमि को समझे थे तो हम इसीलिए बोले थे उन्हें चप्पा या फीता कृमि, क्योंकि उनकी शरीर की आकृति उस तरह की थी, इसलिए हम उन्हें चप्पा या फीता कृमि कह रहे थे। लेकिन इन जीवों को यानी एसके हेलमिंथीज के कृमि को हम गोल कृमि इसलिए नहीं कहते कि यह गोल होता है। गोल कृमि का कारण, गोल कृमि कहने का कारण क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले इन कृमि की जो आकृति होती है दोस्तों, इन कृमि जो ये कृमि जो एकदम लंबे लंबे होते हैं, क्या होते हैं, और दोनों सिरों पर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। दोनों सिरों पर क्या होते हैं, नुकीला होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन भीतर में कोई कंकाल तंत्र तो होता है नहीं। फलस्वरूप जब यह स्थल पर जमीन पर आते हैं तो सीधे नहीं रह पाते, किस तरह के आकृति को धारण कर लेते हैं, गोल आकृति, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गोल कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता है कि ये जो गोल कृमि है वास्तव में गोल नहीं होते। इनकी शरीर की आकृति लंबे लंबे होती है और दोनों सिरों पर क्या होती है, नुकीली होती है, लेकिन यह जब शरीर से बाहर निकलता है दोस्तों तो सीधे न रहकर मुड़ जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। तो ये समझ गए गोल कृमि को गोल क्यों कहा जाता है। बच्चों में कीड़ी वाला बीमारी होती है ना, बच्चों में एक सामान्य सी बीमारी होती है, कीड़ी वाला बीमारी, जिसके कारण उसको भूख कम लगता है, बड़ी आसान सी बीमारी है, रात दवाई खाइए सुबह सारा कीड़ी बाहर, वो कृमि ही है। और पेट से निकलने वाले कृमि को देखेंगे उजले उजले होते, बड़े बड़े होते हैं, और जब शरीर से बाहर निकलते तो सीधे क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो यही है गोल कृमि। तो एसके हेलमिंथीज में जो कृमियों को रखा गया है, किन कृमियों को रखा गया, गोल कृमि को रखा गया। अब जैसी शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, जैसी शारीरिक विशेषताएं प्लेटी हेलमिंथीज की थी, जैसी शारीरिक विशेषताएं, जिस तरह की शारीरिक विशेषताएं प्लेटी हेलमिंथीज के कृमि में थी, लगभग उसी तरह की विशेषताएं इसमें भी है। मतलब कि इनका भी शरीर क्या होता है, बायलेटरल होता है। इनका भी शरीर क्या होता है, बायलेटरल होता है। प्लेटी हेलमिंथीज का भी शरीर क्या था, बायलेटरल था। सिलेंडर कैसा था, सिलेंडर का रेडियल था, कैसा था, रेडियल सिमेट्री था। तो इनका भी शरीर द्विपार्श्व होता है या बायलेटरल होता है, और इनका भी शरीर कितने स्तर का, 3 स्तर का होता है। वैसे हम पहले बोलते कि अब आगे जितने भी फाइलम होंगे सबका शरीर कितने स्तर का होगा, 3 स्तर का होगा, क्योंकि जो जो आगे जाएंगे जीव विकास करते जाएंगे। अब 3 स्तरीय शरीर में जब प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ते तो उसमें कोई वास्तविक देखवा नहीं थी। लेकिन एसके हेलमिंथीज में वास्तविक गुहा जैसी संरचनाएं दिखने लगती है, लेकिन वास्तव में वो वास्तविक नहीं होती है। यानी कि इनके शरीर में देवगुहा के समान संरचनाएं नजर आती है, लेकिन वो देवगुहा है नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें फॉल्स सिलोम उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, फॉल्स सिलोम, यानी कि मिथ्या या झूठा देवगुहा उपस्थित रहते हैं। ठीक है, मिथ्या या झूठा देवगुहा पाए जाते हैं। तो जिस तरह से आप प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में पढ़े थे कि उसमें देवगुहा है ही नहीं 3 स्तरीय शरीर के बावजूद, लेकिन इसमें गोल कृमि में, एसके हेलमिंथीज में देवगुहा जैसी संरचनाएं दिखने लगी है दोस्तों। लेकिन वास्तविक देवगुहा वो भी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि देवगुहा उपस्थिति का प्रमाण ये दे रहा है। निश्चित तौर पर जब अगला फाइलम पर आप जाइएगा तो सही में देवगुहा उपस्थित आपको मिलेंगे जीवों में। तो प्लेटी हेलमिंथीज ऐसे त्रिस्तरीय जीव है जिसमें देवगुहा पाए ही नहीं जाते हैं, जबकि एसके हेलमिंथीज ऐसे 3 स्तरीय जीव है जिसमें मिथ्या देवगुहा की उपस्थिति होती है। अंतर को आप समझ रहे हैं ना। प्लेटी हेलमिंथीज अर्थात फीता कृमि और चप्पा कृमि ऐसे 3 स्तरीय जीव है जिसमें देवगुहा है ही नहीं, और गोल कृमि यानी कि एसके हेलमिंथीज ऐसे त्रिस्तरीय जीव है जिसमें मिथ्या देवगुहा की उपस्थिति होती है। अंगतंत्र की अगर अंग और अंगतंत्र की बात करिएगा, अंग और अंगतंत्र की बात करिएगा तो इसमें मुंह से लेकर दोस्तों, इसमें माउथ से लेकर के एनस तक का विकास हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें पूर्ण रूप से पाचन तंत्र का विकास हो चुका है। इसमें पूर्ण पाचन तंत्र का विकास हो चुका है। लेकिन फिर प्लेटी हेलमिंथीज की तरह की अगर अन्य अंगतंत्र की बात करिएगा, अंगतंत्र की बात करिए, क्या इसमें श्वसन तंत्र है, क्या इसमें कंकाल तंत्र है, क्या इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र है, क्या इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र है, नहीं है। यानी कि श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का प्लेटी हेलमिंथीज की तरह इस एसके हेलमिंथीज में क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन अंतर यह है दोस्तों कि प्लेटी हेलमिंथीज का पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन इसका पाचन तंत्र पूरी तरह से क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। इसका पाचन तंत्र पूरी तरह से क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। उसमें केवल माउथ था, लेकिन इसमें मुंह से लेकर गुदाद्वार तक की पूरी पाचन प्रक्रिया विकसित हो चुकी है। क्लियर हो गया, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक विशेष कोशिकाओं का समूह प्लेटी हेलमिंथीज में था। एक विशेष कोशिकाओं का समूह किसमें था, और वह उसी टाइप का विशेष कोशिका का समूह, विशेष कोशिका का समूह इसमें भी होता है, जिसका नाम क्या है, रिनेट कोशिका। क्या नाम है, रिनेट कोशिका। और यह रिनेट कोशिका किसमें मदद करते हैं, इस गोल कृमि को भी किसमें मदद करते हैं, उत्सर्जन का। तो उत्सर्जन के लिए विशेष कोशिकाएं फीता और चप्पा कृमि में भी है, जिसको फ्लेम कोशिकाएं कहते हैं। अब विशेष कोशिकाओं का समूह इस गोल कृमि में भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिनेट कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिनेट कोशिकाओं में कहते हैं। और प्रजनन तक की जहां बात है तो प्रजनन एसेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन केवल 2 ही फाइलम में मुख्य रूप से है। कौन-कौन में, पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा में, पोरीफेरा और। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि गोल कृमि में भी किस प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। गोल कृमि में भी किस प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। लेकिन प्रजनन के दृष्टिकोण से रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से लैंगिक जनन ही होता है। लेकिन दोस्तों यह चप्पा या फीता कृमि की तरह द्विलिंगी नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। गोल कृमियों में मेल फीमेल नामक कृमि अलग अलग होते हैं, ये एक लिंगी कृमि है। जबकि चप्पा कृमि फीता कृमि आपका क्या है, द्विलिंगी कृमि है। चप्पा कृमि और फीता कृमि द्विलिंगी होते हैं, लेकिन गोल कृमि क्या होते हैं दोस्तों, एक लिंगी होते हैं। तो गोल कृमि को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या याद रखना एक बार फिर से देख लीजिए। एसके हेलमिंथीज में भी कृमि को रखा गया है। यानी पूरे एनिमल किंगडम में कृमियों के कितने फाइलम है, 2 फाइलम है, प्लेटी हेलमिंथीज और
ये कृमि जो एसके एलिमेंट में है, कैसे कृमि है? गोल कृमि है, लेकिन वास्तव में ये गोल होते हैं, जबकि फीता कृमि, चपटा कृमि वास्तव में फीते और चपटे समान आकृति के होते हैं, लेकिन गोल कृमि वास्तव में गोल नहीं होते हैं। गोल कृमि वास्तव में गोल नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताएं, एसके एलिमेंट कृमि की शारीरिक विशेषताएं प्लेटी एलिमेंट के समान है। अंतर बस यही है कि प्लेटी एलिमेंट के 3 स्तरीय शरीर में देखवा नहीं थे, जबकि एसके एलिमेंट के 3 स्तरीय शरीर में मिथिया देखवा उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद एसके एलिमेंट प्लेटी एलिमेंट से कुछ ज्यादा विकसित है, और जहां एक और प्लेटी एलिमेंट के कृमियों में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, वहीं एसके एलिमेंट के कृमियों में पाचन तंत्र का पूर्ण विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें भोजन पचाने की कोई व्यवस्था होती नहीं है, क्योंकि यह पचे हुए भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह कृमि भी परजीवी होते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी या जलीय होते हैं, लेकिन अधिकांश कृमि, चाहे वो प्लेटी एलिमेंट का हो, एसके एलिमेंट का हो, परजीवी के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब परजीवी के रूप में कोई भी जीवन व्यतीत करता है, उनके शरीर में भोजन पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पाचन तंत्र का पूर्ण विकास हो चुका है, लेकिन प्लेटी एलिमेंट की तरह भी इनमें अन्य कोई भी तंत्र का भी विकास नहीं हुआ है, अर्थात इसमें भी रक्त का अभी अभाव है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अभाव है। इसमें भी प्लेम कोशिकाओं की तरह एसके एलिमेंट यानी कि गोल कृमि में रिनेट कोशिकाएं होते हैं, जो मदद करते हैं, किसमें? उत्सर्जन में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? उत्सर्जन में करते हैं। अलैंगिक जनन चूंकि 2 ही फैलम के जीव, पोलिफेरा और सिलिट्रेटा में होते हैं, उसके बाद प्रत्येक फैलम के जीवों में केवल लैंगिक जनन ही होता है। तो ये जहां प्लेटी एलिमेंट आपका द्विलिंगी जीव था, और उस तरह ये नहीं होते हैं, ये एक लिंगी जीव है, यानी मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग। क्लियर हो गया? बात समझ गए? पर ये तो एक बार पढ़ लिया। क्लियर हो गया ना? इसमें कोई ज्यादा प्रमुख जीव न है, सिर्फ याद रखिएगा कि गोल कृमि है। गुजरिया बता दिए थे ना, वो गोल कृमि था, मिस्टेक से पिता चपटा में घुस गया था वो। इसमें कोई प्रमुख कृमि है नहीं, आप याद रखिए, लेकिन गुजरिया के संदर्भ में याद रखिए। एक खास 2 नाम है जिनको आप याद रखिएगा, याद रहेगा, हुकवर्म और पिनवर्म। ठीक है, हुकवर्म और पिनवर्म, ये दोनों गोल कृमि है, और यह नाम उनके विशेष आकृति यानी कि हुक के समान आकृति होने के कारण से हुकवर्म कहा जाता है, पिन के समान आकृति होने के कारण से पिनवर्म कहा जाता है। तो हुकवर्म और पिनवर्म दोनों ही गोल कृमि है, ये याद रखना जरूरी है। और दूसरी, अपना अपना संभालिए, ठीक है, एक दूसरे का हेल्प नहीं कीजिए, ठीक है, मैट्रिक इंटर का परीक्षा नहीं देना किसी को, हैं कि मिला लिखेंगे, फर्स्ट डिवीजन करेंगे, हैं अपने मेरा मेरा ये जनरल कंपटीशन का पहला तरीका है, जनरल कंपटीशन का पहला जो वसूल है कि स्वार्थी बनिए, दूसरों से कोई खास मतलब नहीं रखिए, ठीक है, दूसरा पढ़ा तो हम पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ा तो हम उन्हें पढ़ेंगे, ये सब सिस्टम नहीं रखिए। क्लासरूम में बातचीत नहीं, परीक्षा में कोई आपको प्रश्न बताएगा, अब तक कोई गलत बताएगा 3-4 क्या, कोई भी जो इसका तैयारी पूरा है वो क्वेश्चन फाइव बताएगा, क्वेश्चन बता रहा है तो मतलब अपने पेट पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अब कोई अपने पेट पर कुल्हाड़ी मारने के लिए पूरी तरह स्टैंड है तो उसको हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं बताएगा, अब वो तो खोज खोज के बताता है, वो सब गलत बताता है, हाँ जानबूझकर। तो बातचीत मत करिए। और दूसरा चैप्टर भी ऐसा है, वो टाइप का है ना कि आपको लगेगा क्या क्या है पृथ्वी पर, ठीक है, देख रहे हैं कैसे कैसे जीव है, अभी तक ब्लड नहीं आया है जीव में, आया है, पोलिफेरा में ब्लड नहीं था, सिलिंड्रेटा में ब्लड नहीं था, उसके बाद आगे बढ़े तो उसमें भी ब्लड नहीं है। अब ब्लड कौन सा होगा? पहले सर्कुलेटरी सिस्टम हो तो जाए तब तो उसमें ब्लड होगा। और दूसरा, अभी तक कोई भी जीव स्थल पर भी रहने योग्य नहीं हुए, पोलिफेरा सिलिंड्रेटा समुद्र का सैर कर रहा था, ये दोनों परजीवी ही है, यानी दूसरे जीव पर आश्रित है। तो अब तक ऐसा यानी कि 4 फाइलम आप पढ़ रहे हैं, और 4 फाइलम में विकास की प्रक्रिया यहां तक आई कि अलैंगिक जनन लैंगिक में बदला है, अंगों की उपस्थिति हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं विकास करना बाकी है। और निश्चित तौर पर एनिमल किंगडम का जब हम अंत करेंगे तो वो अंत मानव पर जाएगा, क्योंकि मानव ही विकास की चरम अवस्था है, अंतिम विकास का दौर है। हालांकि विकास कभी रुकता नहीं है, बंदर आए थे तभी जाकर मानव बना, पता नहीं मानव से कौन उत्पन्न लेगा, ठीक है, नहीं ना। अभी जो हम विकास की प्रक्रियाओं को समझते हैं और जितने वैज्ञानिक साक्ष्य इस ओर इशारा कर रहे हैं, तो उससे तो ये क्लियर हो चुका है कि बंदर से ही मानव का विकास हुआ है। एक वैज्ञानिक प्रमाण है जीवों के विकास का कि एक जीव से ही दूसरे जीव विकसित हुए हैं। अगर उस वैज्ञानिक प्रमाण को हम माने 100% सही कि हाँ बंदर से ही मानव का विकास हुआ है, तो वह वैज्ञानिक प्रमाण यह भी कहता है कि विकास की प्रक्रिया कभी पृथ्वी पर रुकी नहीं थी और न ही भविष्य में कभी रुकेगा। लेकिन विकास की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। बंदर से ही मानव बनने की प्रक्रिया अगर चल रही होगी पृथ्वी पर, तो वो तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। ऐसा नहीं बंदर सोया होगा सुबह मानव बनकर टहल रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो वो वैज्ञानिक प्रमाण यह कहते हैं कि यह होने में करोड़ों अरबों वर्ष लगे होंगे। यानी विकास की प्रक्रिया लगातार तो चलती है, लेकिन अत्यंत ही धीमी गति से। कैसे चलती है तो उसके लिए तो जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम एनिमल किंगडम पढ़े हुए, तो 4 फाइलम की पहचान बन गई आपके पास, पोलिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस। अब हम एक ऐसे फाइलम पर जा रहे हैं दोस्तों जहां हर चीज का विकास आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक जंतु की जो 6 विशेषताएं आप पढ़े थे, एक जंतु की जो 6 विशेषताएं पढ़े थे, अभी तक 4 फाइलम हम पढ़े हैं, चारों फाइलम में 6 विशेषताएं मौजूद थी नहीं थी। लेकिन अब जो फाइलम आ रहा है, जो 5वां है, उसमें आपको 6 विशेषता को देखने को मिलेगा दोस्तों। आइए 5वां किंगडम पर, जिसका नाम है एनीलिडा। एनीलिडा विकास की प्रक्रियाओं में 5वां स्थान पर है। और विकास की प्रक्रिया में 5वें स्थान पर होने का मतलब यह है
कि यह एनिलिडा निश्चित ही पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस और एस्के हेल्मिंथेस के जीवों से ज्यादा विकसित होंगे दोस्तों। क्या होंगे? ज्यादा विकसित होंगे। एनिलिडा का एनिडा फाइलम प्रथम ऐसे फाइलम है जिनके जीव, जिस फाइलम के जीव स्थल पर भी निवास करते हैं और जल में भी निवास करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एनिमल किंगडम का पहला स्थलीय जीव जिस फाइलम का है वह कौन सा फाइलम है? एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा फाइलम वो फाइलम है जिसके जीव पहली बार स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित हुए। लेकिन एनिलिडा स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित तो हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि वो मरुस्थल में भी रहने जाके। अर्थात ये केवल आपको किन स्थानों पर दिखेंगे? नम स्थानों पर दिखेंगे दोस्तों। एनिलिडा के जीव स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं, लेकिन यह केवल किन स्थलों पर निवास करते हैं? नम स्थलों पर निवास करते हैं। ऐसे स्थल पर निवास करने में ये सक्षम नहीं है जिनमें नमी की मात्रा पर्याप्त ना हो। जैसे आप मरुस्थल में किन प्राणियों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं? एनिलिडा के प्राणियों से मुलाकात नहीं कर सकते। और जल में भी ये दोस्तों रहते हैं, तो जल में भी ये दोनों प्रकार के जल में निवास करते हैं। मीठे जल में भी निवास करते हैं और लवण युक्त जल में भी निवास करते हैं, यानी क्या समुद्री जल में भी निवास करते हैं। मीठे जल में भी निवास करते हैं यानी नदी, तालाब, झीलों में भी निवास करते हैं, और समुद्री यानी कि लवण युक्त जल में भी निवास करते हैं। तो एक तरह से जब आप पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्के हेल्मिंथेस से एनिलिडा पर आते हैं तो इनके जीवों का जो रहने का स्थान उसमें काफी विविधताएं उत्पन्न हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। इतने सारे स्थान पर इससे पहले के फाइलम के जीव आपको देखने को मिल रहे थे? नहीं थे। तो एनिमल किंगडम का पहला ऐसा फाइलम एनिलिडा ही है जिनके जीव स्थलीय हुए हैं। हालांकि स्थल पर हर जगह नहीं पाए जाते, केवल किन स्थलों पर। अब नम स्थलों में ये क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसमें नम स्थलों पर इसलिए पाए जाते हैं दोस्तों कि इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है या तो त्वचा के माध्यम से होती है या फिर किसके माध्यम से होती है? गिल्स के माध्यम से होती है। गिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोलोन के माध्यम से होती है। जो एनिलिडा के प्राणी जल में रहते हैं तो आप जानते हैं कि जलीय श्वसन के लिए सबसे उपयुक्त अंग कौन है? वो गिल्स की उपस्थिति होती है। लेकिन जो स्थलीय एनिलिडा है उसमें श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है? त्वचा के द्वारा। यानी जो काम हमारे शरीर में हमारे नाक की होती है वही काम स्थल पर रहने वाले एनिलिड में किसकी होती है? त्वचा की होती है। किसकी होती है? त्वचा की होती है। जो काम मानव के शरीर में उसके नाकों का होता है वही काम स्थलीय एनिलिड में उनके त्वचा का होता है। और जब श्वसन की प्रक्रिया त्वचाओं के द्वारा संपन्न हो उसके लिए त्वचा का नम रहना अति आवश्यक है, और त्वचा में नमी बनाए रखने के कारण ही ये आपको किन स्थानों पर दिखेंगे? नम स्थानों पर दिखेंगे। केचुआ बरसात के समय ही आप देखते हैं, देखते हैं केचुआ, जिसको अंग्रेजी में अर्थवर्म कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो वर्म है नहीं, लेकिन उसे अर्थवर्म कहते हैं। वो आप बरसात के समय ही देखते होंगे। देखते हैं कि देखते हैं? क्या जेठ की दोपहर में उसको डालते हुए देखे हैं? नहीं देखे। बरसात के समय वो इसलिए देखते हैं कि उस समय मिट्टियों में नमी पर्याप्त बनी रहती है जो उनके लिए अनुकूल होता है, और वे त्वचा से सांस लेने में ठीक तरह से सक्षम हो पाते। इसलिए आपको बरसात के समय नम मिट्टियों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो केवल नम मिट्टी पर आने के लिए अनुकूलित है। तो एनिलिडा के प्राणी में श्वसन तंत्र का विकास हो चुका है। पाचन तंत्र का विकास तो एस्के हेल्मिंथेस में ही हो चुका था, तो इसमें ना होने का सवाल पैदा ही नहीं उठता है। क्या? क्योंकि जो हम आगे जाएंगे और ज्यादा विकास होते जाएगा, विकास घटेगा नहीं, विकास और होते जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब पाचन तंत्र का विकास एस्के हेल्मिंथेस पर ही हो गया था तो वो तो एनिलिडा में और ज्यादा विकसित होगा। लेकिन पाचन तंत्र के अलावे अगर आप श्वसन तंत्र की बात करिएगा वो भी इसमें विकास हो गया है। श्वसन तंत्र के अलावे इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र का भी विकास हो चुका है। श्वसन तंत्र का विकास हो चुका है, रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास हो चुका है, तंत्रिका तंत्र का भी इसमें विकास हो चुका है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जिसके अंतर्गत न्यूरॉन कोशिका आते हैं। हालांकि नर्वस सिस्टम पहली बार यानी कि न्यूरॉन कोशिका सिलिंड्रेटा से ही उपस्थित होने लगा है। सिर्फ पोरीफेरा ऐसे जीव है जिनके शरीर बहुकोशिकीय है, लेकिन उन बहुकोशिकीय में कोई कोशिका न्यूरॉन कोशिका नहीं है। पोरीफेरा के जीवों में न्यूरॉन कोशिका, समझ रहे? न्यूरॉन कोशिका नहीं पाए जाते, लेकिन उसके बाद सिलिंड्रेट प्राणी में न्यूरॉन कोशिका की उपस्थिति है। उसके आगे जब हम प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्के हेल्मिंथेस पर आते हैं उसका न्यूरॉन कोशिका और ज्यादा विकास कर गया है। लेकिन न्यूरॉन कोशिका को मिलाकर के एक थोड़ा सा बेहतर नर्वस सिस्टम का विकास सबसे पहले देखने को मिलता है। तो किसमें मिलता है दोस्तों? एनिलिडा में मिलता है। तो एनिलिडा के जीव स्थलीय जलीय दोनों होते हैं। हालांकि ये केवल किन स्थलों पर पाए जाते हैं? ये केवल किन स्थलों पर पाए जाते हैं? नम स्थलों पर पाए जाते हैं। केवल किन स्थलों पर पाए जाते हैं? नम स्थलों पर पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद इनमें सभी तंत्रों का विकास हो चुका है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। अब कंकाल तंत्र इसमें, कंकाल तंत्र के अंतर्गत हड्डी और उपास्थि आते हैं, तो इसमें हड्डी नहीं पाए जाते। हालांकि मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशी पाए जाते हैं। इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे जीव उसमें मसल्स तो ठीक तरह से थे नहीं। प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्के हेल्मिंथेस में मसल्स की एक परत थी, लेकिन इसमें कई मसल्स की परत मिलकर एक बेहतर मस्कुलर सिस्टम का निर्माण किया हुआ है जीवों में। लेकिन उस मस्कुलर सिस्टम में कोई हड्डियां मौजूद नहीं है। तो लगभग एक पूरी तरह का विकसित जीव अगर पृथ्वी का कोई पहला होगा तो वो कौन होगा? एनिलिडा। इस पृथ्वी का पहला पूर्ण रूप से विकसित जीव एनिलिडा है। क्लियर हो गया? बस समझिए ना। अब एनिलिडा की आप शारीरिक विशेषताओं पर आइए। एनिलिडा के शारीरिक विशेषताओं पर आइए। एनिलिडा की शारीरिक विशेषता कि इनका भी शरीर क्या होता है? बायलेटरल होता है। और पहले हम बताए थे कि एनिमल किंगडम के अधिकांश फाइलमों के जीवों का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। अभी तक सिलिंड्रेटा था जो रेडियल था, और पोरीफेरा था जो बायलेटरल कुछ ही था, अधिकांश एसिमेट्रिकल था। नहीं तो आप प्लेटीहेल्मिंथेस पर आए, एस्के हेल्मिंथेस पर आए, एनिलिडा पर आ गए हैं, देख रहे हैं सारे के सारे शरीर बायलेटरल, यानी जैसे जैसे बाएं वैसे वैसे दाएं। तो इनका शरीर बायलेटरल होता है। शरीर 3 स्तर का होता है। हालांकि अब ये बताने का जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 स्तरीय शरीर का पहली बार विकास कहां हो चुका था? प्लेटीहेल्मिंथेस में ही हो चुका था, तो निश्चित रूप से इसमें भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें वास्तविक देखवा पाई जाती है। इसमें वास्तविक देखवा पाई जाती है। तो 3 शारीरिक विशेषताओं को तो हम याद रखना पड़ेगा कि इसमें इसका शरीर बायलेटरल होता है। इनका शरीर 3
और सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका जो शरीर होता है दोस्तों, इनका जो शरीर होता है, जैसे ये मान लीजिए केचुआ है, इनका जो शरीर होता है वो खंड खंड बटा होता है। वो क्या होता है? खंड खंड क्या होता है? बटा होता है। एकदम इसके शरीर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो दिखाएगा कि शरीर खंड खंड में बटा है, और खंड खंड में जो बटा हुआ उसको कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। क्या कहते हैं दोस्तों? सेगमेंटेड बॉडी। से पहले पूरी पैरासिलिंड्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस, किसी का बॉडी इस तरह आपको सेगमेंटेड नहीं देखने को मिला है। पहली बार सेगमेंटेड बॉडी भी किनका है? एनिलीड का है। यानी इनका शरीर खंड खंड में बटा, खंड खंड में बटे रहने का मतलब ये नहीं कि खंड खंड में बटा है तो अलग अलग कर देंगे, सब जुड़ा हुआ है दोस्तों, सब क्या है? जुड़ा हुआ है। तो पहली बार सेगमेंटेड शरीर होते हैं। और इस सेगमेंटेड बॉडी में, इस सेगमेंटेड बॉडी में जैसे हम लोगों का भी शरीर सेगमेंटेड है, लेकिन हम लोगों का शरीर तीन खंड में विभक्त है, हेड में, एब्डोमेन में और नीचे धड़ में, तीन भाग में। मानव का शरीर भी एक तरह से क्या है? खंडित है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तीन भागों में तो विभक्त कर ही सकते हैं। एक गले के ऊपर का भाग सिर, एक नीचे डायफ्राम है, जिसके ऊपर जो है आपको क्या सर्विकल कैविटी और नीचे क्या एब्डोमिनल कैविटी। या मुख्य दो भागों में सिर और धड़ में तो हम विभक्त कर ही सकते हैं। लेकिन इन सेगमेंटेड शरीर की विशेषताओं को देखिए कि इस एनिलीड का जो सेगमेंटेड शरीर है उसमें कोई एक, दो या तीन खंड नहीं है, बल्कि कई खंड बने हुए। और इन कई खंडों वाले एनिलीड के सेगमेंटेड शरीर में, कई खंड वाले एनिलीड के सेगमेंटेड शरीर में प्रचलन अंग भी उपस्थित रहते हैं दोस्तों। क्या उपस्थित रहते हैं? प्रचलन अंग भी उपस्थित रहते हैं। और प्रचलन अंग का नाम है सूक। क्या नाम है? सूक। अंग्रेजी में है सेटी। क्लियर हो गया? जिस तरह मानव का प्रचलन अंग उसके हाथ एवं पैर है ना दोस्तों, प्रचलन अंग के अंतर्गत केवल पैर नहीं बल्कि हाथ भी आते हैं। चलने फिरने दौड़ने के लिए सिर्फ पैरों का नहीं बल्कि उचित तरीके से हाथों का मूवमेंट होना भी जरूरी है। तो जिस तरह मानव के प्रचलन अंग उसके हाथ एवं पैर है, ठीक उसी तरह एनिलीड प्राणी जो है जैसे केचुआ, अर्थवर्म का यहाँ एग्जांपल पर है, इसमें कौन से प्रचलन अंग उपस्थित रहते हैं? सूक। और ये सूक कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि एक जीव जिसमें सूक की उपस्थिति है प्रचलन अंग के रूप में, निश्चित ही वह जीव किस फैलम के होंगे? निश्चित वह जीव किस फैलम पर होंगे? एनिलिडा पर होंगे। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन है, केचुआ पर नमक डालने पर मर क्यों जाता है? अभी तो इसको पृथ्वी पर लाए हैं, टेंशन का लेते हैं, पहले इसे बहुत चीज खाद बनाएंगे पहले, तब लास्ट में मारेंगे नमक डालकर। क्या? हाँ, तो प्रश्नों को लेकर किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है। पढ़ते समय मन में कोई प्रश्न आ जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रश्न इतना इतना करवाएंगे लास्ट में आपको, और करवा रहे हैं कि आपको प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं। जब पढ़ा रहे हैं पूरा फोकस समझने पर दीजिए। प्रश्न जो पूछेगा वो हमारे नोट से पूछेगा दोस्तों, हंसने वाली बात नहीं है, ये सही बात है। तो प्रश्नों के लिए टेंशन नहीं होगा कि क्या पूछेगा, जितना प्रश्न करवाए हैं दोस्तों उसी में से पूछेगा। और उससे बात लीजिए कि एक दो से नहीं पूछा तो भी आप बनाइएगा, इतना बोल पाए रहे हैं। प्लेटी हेलमिंथेस से एनिलीड पर आने में 1.5 घंटा का क्लास हो चुका है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो एक दो तीन बाई चांस बाहर चला गया वो भी आप ही को से बनेगा, मतलब बिहार में किसी से नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप सिर्फ प्रश्नों को याद कर लिए हैं, और जिन्हें बैठने की लत लग गई है, ध्यान रखिएगा, बहुत आदमी को बैठने का लत नहीं रहता है। जो उसको बैठने नहीं आता है वो जिंदगी में कभी पढ़ नहीं सकता है। पढ़ने के लिए बैठने का हुनर पैदा होना बहुत जरूरी है। जो बैठ गया वो पढ़ लिया, और जो पढ़ लिया तो जो अगर आप बैठने का हिम्मत पैदा कर लिया, और होगा ही होगा। 2 घंटा यहाँ बैठ रहे हैं मुश्किलों में, तो 4 घंटा घर पर 2 शिफ्ट में काहे नहीं बैठ पाइएगा? 2 शिफ्ट का मतलब 4 दूनी 8 घंटा होता है, 2 4 हो जाता है, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट निकलेगा। तो शारीरिक विशेषताएं समझ गए ना एनिलीड का, है कि एनिलीड बायलेटरल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। वास्तविक देखो पहली बार इसी में होता है, इनका शरीर क्या होता है? सेगमेंटेड होता है, उसमें प्रचलन। और पहली बार रक्त परिसंचरण भी किसमें देखने को मिला है? किसमें देखने को मिला है? एनिलीडा में देखने को मिला है। तो इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, अब आप समझिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र भिन्न भिन्न जंतुओं में जो होते हैं, आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला और बंद 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी अगर रक्त परिसंचरण तंत्र है और पहली बार इसी में आया है, तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों बंद होता है। क्या होता है? यानी कि इसका जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है एनिलीड का, वो क्या होता है? क्लोज होता है। क्या होता है दोस्तों? क्लोज होता है, बंद। यानी कि पहली बार किस प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र की बात हुई थी? क्लोज। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की विशेषताएं है कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में बल्ब लाल होता है और वो रक्त नलियों के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। तो अगर एनिलीड के रक्त का रंग कैसा होगा? निश्चित तौर पर लाल होगा, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं। और ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन एक अंतर है हमारे हीमोग्लोबिन में कि मानव के शरीर का जो हीमोग्लोबिन है उसके रक्त के कोशिकाएं आरबीसी में है, लेकिन एनिलीड का जो हीमोग्लोबिन है वो इसके रक्त के आरबीसी में ना होकर इसके रक्त के प्लाज्मा में है। एनिलीड के रक्त लाल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन इसके हीमोग्लोबिन मानव की तरह रक्त कोशिकाओं में ना रहकर रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी जनन की बात करिएगा तो अलैंगिक जनन तो हम सिलिंडरेटिव पर क्लोज कर दिए थे, बाकी लैंगिक जनन हो रहा था। तो निश्चित तौर पर इसमें भी कैसे जनन होंगे? लैंगिक जनन होंगे। और लैंगिक जनन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्लेटी हेलमिंथेस बाइसेक्सुअल, एस्के हेलमिंथेस यूनिसेक्सुअल। और जब एनिलीड पर आइएगा तो एनिलीड में यूनिसेक्सुअल भी है और बाइसेक्सुअल। एनिलीडा के जीव एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। एक लिंगी क्या हुआ, द्विलिंगी क्या हुआ, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। तो एनिलीड के जीव एक लिंगी भी होते हैं, दो लिंगी भी होते हैं। जैसे अर्थवर्म द्विलिंगी जीव है, मेल फीमेल की बॉडी में है। अरे समुद्री चूहा एक लिंगी जीव है, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो एनिलीड के जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, एनिलीड फाइलम के जो विभिन्न प्रकार के जीव है वो एक लिंगी भी है और द्विलिंगी भी। क्लियर हो गया? समझ गए? तो एनिमल किंगडम का पहला फाइलम एनिलीडा है जो पूर्ण रूप से विकसित है, स्थल पर रहने के योग्य हुआ और पहली बार देखने को मिला। एनिलीड इस मार्फत भी आपका पहला जीव है कि इसमें पहली बार आपको लाल रंग का ब्लड देखने को मिला, जो इससे पहले किसी 4 फाइलम के जीवों में नहीं थे दोस्तों।
क्लियर हो गया? अब जो जो प्रमुख एनिलिड जीवों का नाम आपको याद रखना है, जो जो प्रमुख है, पहला याद रखना पड़ेगा समुद्री चूहा। समुद्री चूहा, एक समुद्री चूहा है, वो अलग फैलम का है, ठीक है? यह है चूहा। अब यह नाम इसकी आकृति यानी कि समुद्री है और चूहे की तरह दिखने में लगते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? याद रखने वाला एक तथ्य है कि समुद्री चूहा एनिलिड प्राणी है और यह नाम इसके शारीरिक आकृतियों के कारण पड़ा है, लेकिन इसका वास्तविक अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो एप्रोडाइट। क्या है ये? इसका वैज्ञानिक नाम हुआ एप्रोडाइट। दूसरा याद रखना है जोंक, और जोंक एक प्रकार का बाह्य परजीवी है। क्या है? बाह्य परजीवी। एक बात और क्लियर करना था कि एनिलिड के प्राणी स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब घूम फिरकर प्रकृति से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन कुछ एनिलिड हैं जो किस रूप में जीवन व्यतीत करते हैं? परजीवी के रूप में। और ऐसे में एक चर्चित जीव है कौन? जोंक। कई लोग होंगे इसे दो चार हाथ किए होंगे कभी। क्या जोंक परजीवी है? और अधिकांश जो परजीवी होते हैं वो शरीर के भीतर भीतर में जाकर शरण लेते हैं, लेकिन जोंक परजीवी है लेकिन जिस शरीर पर आश्रित है उसके शरीर के भीतर नहीं, बाहर से जाकर चिपके होते हैं और रक्त को चूस जाते हैं। इस तरह जोंक एक बाह्य परजीवी एनिलिड जीव है, एक नाम इसका याद रखना जोंक। तीसरा याद रखना क्या? केचुआ, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, अर्थब्रोम। चौथा याद रखना है नेरिस। नेरिस समुद्री एनिलिड है और इसको सीपी कृमि, क्या सीपी कृमि या चीर कृमि कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि ये वास्तविक कृमि नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक कृमि है या तो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में है या फिर एस्केल्मिन्थीज में। कृमि के सदृश दिखने के कारण इसे कृमि नाम से पुकारा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो सीपी कृमि है वो चीर कृमि है। कभी कभी देखा कि कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत नहीं आते हैं, या आपने प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में कौन वास्तविक कृमि नहीं है? फीता कृमि, गोल कृमि, चपका कृमि, अड्डी में देगा क्या? सीपी कृमि। तो उसमें सीपी कृमि है, वो वास्तविक कृमि नहीं है। वास्तविक कृमि वो होगा जो प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर एस्केल्मिन्थीज में निवास करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज। जोंक में आंख का विकास तो नहीं हुआ है, जोंक में आई स्पॉट का विकास हुआ है दोस्तों। आई स्पॉट पाए जाते हैं, यानी कि आंखों की जब हम बात करते हैं तो आंखों की बात तो उच्च कोटि की बात हो गई है। शरीर भी उतना भयानक रहेगा तब ना आंख रहेगा, नहीं तो केचुआ के शरीर में अगर आंख है तो उसी के हिसाब से है, उस हिसाब से केचुआ जोंक या तमाम एनिलिड प्राणी में आई की जगह पर आई सेंसिटिव ऑर्गन उपस्थित रहते हैं। तो ये चार नाम याद रखना पड़ेगा, समुद्री चूहा, जोंक, कछुआ और नेरिस। दूसरी बात ये याद रखना है समुद्री चूहा एनिलिडा का है लेकिन समुद्री चूहा एनिलिडा का नहीं है। जोंक परजीवी है लेकिन जोंक एक प्रकार का बाह्य परजीवी है। जोंक परजीवी है लेकिन एक प्रकार का बाह्य परजीवी है। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह जो खाता है तो वह खाने के बाद उन्हें खाद के रूप में बदलकर भुरभुरा मिट्टी को करता है, मतलब ये अब जो आहार ग्रहण करता है फिर उस आहार को खाद के रूप में उत्सर्जित करता है, या आहार खाकर जो ये उत्सर्जित करते हैं वो एक प्रकार के बेहतरीन जैव उर्वरक होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये मिट्टी को भुरभुरा करने की क्षमता रखता है। मिट्टी को भुरभुरा करने से मिट्टी में ऑक्सीजन की उपलब्धता या हवा की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। एक प्रश्न था कि केचुआ पर नमक डालने पर यह मारिच हो जाता है, तो इसके लिए हम सेल में एक बताए थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बताए थे ना? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाह्य प्रसरण की एक प्रक्रिया होती है, वही घटना घट जाती है केचुआ पर नमक डालने पर। यानी बाह्य प्रसरण की घटना होती है और केचुआ पर नमक डालने पर इसके शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं उनका कोशिका द्रव बाहर निकल जाता है, और शरीर की जब कोशिका के सारा कोशिका द्रव ही बाहर निकल जाएगा तो कोशिका ही मृत हो जाएगा। अब कोशिका ही मृत हो गया तो क्या हम सजीव के शरीर की कल्पना कर सकते? नहीं कर सकते। तो वही बात होता है। एनिलिड आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा। उबाऊ नहीं लग रहा है, एक चीज को समझ लेना, जीवों की दुनिया ही अद्भुत है, इसके लिए आप क्या करिएगा? जो है सो है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? तो जीवों के हम जो अपने आसपास जो जीव देखते हैं दोस्तों, वो तो जीवों की एक छोटी सी दुनिया है। जीवों की दुनिया इतनी विशाल है, और जीव नहीं, हम जंतु की बात कर रहे हैं। जंतुओं की दुनिया इतनी विशाल है कि कईयों को तो अब तक खोजा भी नहीं गया है, और विडंबना यह है कि कईयों को जिसमें खोजा नहीं गया है उनमें भी कई विलुप्त हो चुके हैं जो कभी पता भी नहीं चलेगा हम लोगों का। इतनी विविधता भरी हुई है जंतुओं के क्षेत्र में, यानी आप कह सकते हैं कि पौधों से ज्यादा विविधता इस पृथ्वी पर जंतु में है, और जंतुओं में जो जंतु सबसे ज्यादा विविधता बनाए हुए हैं उसी के बारे में आप पढ़ना है। आ जाइए, अगला जो फैलम है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। आराम आराम से कटता है ना, ये नहीं कि उलझ जाए प्लेटीहेल्मिन्थीज को लेकर, उलझने वाली समस्या नहीं ना है। बायोलॉजी में यही चैप्टर है जिसको लगता है कि इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक रहेगा नहीं जी? लुसेंट में इतना भारी भरकम कवरेज और व्यवस्थित तरीके से दे दिया गया है कि विद्यार्थी को वहां पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट विकसित करते जा रहे हैं ना, विकास की प्रक्रियाओं को समझते जा रहे हैं ना, अंतिम मानव के शरीर पर आकर छोड़ेंगे। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फैलम है, सबसे बड़ा फैलम है दोस्तों, सबसे बड़ा। बड़ा कहने का मतलब कि जंतुओं की जो अधिकांश जातियां है वह किस फैलम में है? आर्थ्रोपोडा में है। अब तक वैज्ञानिकों ने जंतुओं के जितने जातियों को खोजे हैं उनमें अधिकांश किस फैलम में है? आर्थ्रोपोडा में है। और अधिकांश नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 75% जंतु की जातियां इसी फैलम में समाहित है, ठीक है? इसी फैलम में रखे गए हैं। पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, एस्केल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा के बाद भी अन्य कई फैलम है, उन सबको मिलाकर केवल 25%। अकेले आर्थ्रोपोडा में कितने प्रतिशत जीवों की जंतुओं की जातियां आ रही है? 75% वैज्ञानिकों ने अब तक जितने सजीवों की जंतुओं की जातियां खोजी है उनमें 75% आर्थ्रोपोडा में ही है। और आखिर इतने अधिक जंतु अगर है तो ये किस प्रकार के जंतु है? ये किस प्रकार के जंतु है? तो दोस्तों इस आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत
मुख्य रूप से दो प्रकार के जंतु को रखे गए हैं, दो प्रकार को जंतु को रखे गए हैं। किसको रखे गए हैं? मकड़ी और कीट को। मकड़ी को एरेक्निडा कहते हैं, ठीक है, एरेक्निडा कहते हैं, और कीट को इंसेक्टा कहते हैं, इंसेक्टा कहते हैं या इंसेक्ट कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अधिकांश जंतुओं की जो संख्या है उनमें सबसे ज्यादा कीट और मकड़ी है। या जंतुओं की जिस फाइलम में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है दोस्तों, वो कीट और मकड़ियों की है। अब कीट और मकड़ी जो है दोस्तों, ये दोनों ही ऑर्थोपोडा के दो अलग अलग जातियां हैं या क्लास है जीवों की। और इसमें हम अंतर कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि कीट ये कीट है या मकड़ी है, क्योंकि काफी ज्यादा समानताओं वाली स्थिति होती है इन दोनों में, मकड़ी और कीट में, एरेक्निडा और इंसेक्टा में। तो इनमें क्या अंतर है दोस्तों? समानताएं बहुत है, लेकिन अंतर इसमें क्या है? अंतर जो सबसे प्रमुख अंतर है, अंतर भी कहीं है, समानताएं भी कहीं है, लेकिन जो सबसे प्रमुख अंतर है कि मकड़ी में 3 जोड़ा टांग होगा, जबकि कीट में 4 जोड़ा। ओ सॉरी, उल्टा हो गया, टांगे उल्टा हो गया। मकड़ी में कितना? 4 जोड़ा, जबकि इसमें 3 जोड़ा। कई अंतर है, जैसे कीट को उड़ने के लिए पंख होते हैं, मकड़ी को उड़ने के लिए पंख नहीं होते। बिच्छू तो क्या है ना, वो एक प्रकार का क्या है, उसको उड़ने के लिए पंख नहीं है। तिलचट्टा देखें, तिलचट्टा वो एक प्रकार की कीट है, उसको उड़ने के लिए पंख है। अन्य भी कई अंतर है, अन्य भी कई अंतर है। तो कीट को उड़ने के लिए पंख होते हैं, मकड़ी को प्रायः पंख नहीं होते। अपवाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन जीवों में विविधताएं काफी ज्यादा है। उसी तरह कीट स्थलीय जलीय दोनों होते हैं, लेकिन मकड़ी स्थलीय ही होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर करने का है कि जब भी सस्पिशन हो जाए कि कौन कीट है कौन मकड़ी है, तो अंतर करने का जो सबसे बड़ा जो अंतर है वो इनकी टांगों को लेकर है। कीट में 3 जोड़े टांग पाए जाते हैं, जबकि मकड़ी में 4 जोड़े टांग पाए जाते हैं। और इसके टांग को हमेशा जोड़ों में बोला जाता है दोस्तों। जोड़ों में इसलिए बोला जाता है कि जितने भी दोस्तों कीट है, ठीक है, जितने भी कीट है दोस्तों, उनके पैर जो होते हैं वे जोड़े में ही होते हैं। वो किसमें होते हैं? जोड़े में ही होते हैं। जितने भी कीट है उनके पैर क्या होते हैं? जोड़े में ही होते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। इसीलिए इसके पैर को हमने बोलते हैं, इसको 8 टांग है, इसको 6 टांग है, जोड़ा में बोलते हैं। क्योंकि ऑर्थोपोड का एक और खास विशेषता है कि इसमें जो पैर होते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं इनके पैर? ज्वाइंट होते हैं दोस्तों। इसके पैर क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। और इनके पैर को पैर में अपेंडेज बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है? अपेंडेज। वैसे ऑर्थोपोडा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्वाइंट पोड, संयुक्त पैर। तो ऑर्थोपोडा में मुख्य रूप से किसको रखा गया है? कीट को और मकड़ी को रखा गया है, जिनमें कई अंतर है। सबसे बड़ा अंतर किसको लेकर है? टांगों को लेकर है। मकड़ी में 4 जोड़े टांग होते हैं, लेकिन कीट में कितने जोड़े? 3 जोड़े टांग होते हैं। कीट में कितने जोड़े टांग होते हैं? 3 जोड़े टांग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं रहा है। अब अगली शारीरिक विशेषता ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा फाइलम है, 75% जंतुओं की संख्या इसी में समाहित है। जब अधिकांश जंतु ऑर्थोपोडा में ही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहां पाए जाते हैं। जहां पर भी रहने योग्य कुछ भी अनुकूलन उपस्थित है वहां पर पाए जाते हैं। यानी ये जल में भी पाए जाते हैं, या स्थल में भी पाए जाते हैं, या मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं, मैदानों में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर पाए जाते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। आवास स्थान जितने अधिक पर ये रहेंगे उतना तो कोई और रहेगा नहीं। अकेले 75% आबादी है दोस्तों। यानी कि ऑर्थोपोड के जीव अर्थात कीट और मकड़ियां सभी प्रकार के वास स्थानों पर देखने को मिलते हैं, सभी प्रकार के वास स्थानों पर देखने को मिलते हैं। अब अंग तंत्र कितना विकसित है नहीं विकसित उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ विकास कर चुका है। किसके पास? एनिलिडा के पास ही लगभग सब कुछ विकास कर चुका है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो विकास और ज्यादा होगा, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बताने का जरूरत नहीं है कि इनमें कितने स्तर का शरीर होता है, 3 स्तर का शरीर। अब देखो एनिलिडा में ही उपस्थित हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले अब हर फाइलम में वास्तविक देखभाल की उपस्थिति होगी। तो ऑर्थोपोड 3 स्तरीय होता है, इसमें भी लैंगिक जनन ही होता है, और इनके शरीर में वास्तविक देखभाल पाई जाती है। ये तीनों आप अंदाजा लगा लिए होंगे एनिलिडा पर कहीं। लेकिन ऑर्थोपोड के अन्य जो शारीरिक विशेषताएं हैं, ऑर्थोपोड के अन्य जो शारीरिक विशेषताएं हैं, ऑर्थोपोड की अन्य शारीरिक विशेषताएं ये याद रखिए कि इनका शरीर भी क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। लेकिन कितने भागों में? 3 भागों में। सिर, गला और पेट। सिर, गला और पेट। एनिलिडा का भी सेगमेंटेड था ना, लेकिन उसमें 3 था, कहीं था। लेकिन कीट मकड़ियों का शरीर क्या सेगमेंटेड होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। और कीट मकड़ियों का शरीर अगर सेगमेंटेड होते हैं, खंडित होते हैं, तो कितने खंडों में बने होते हैं? बटे होते हैं 3। उसके बाद इनमें श्वसन जो होता है वह ट्रेकिया के माध्यम से, बुकलंग के माध्यम से तथा गिल्स के माध्यम से। जो जल में रहते हैं उनमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, जो स्थल पर रहते हैं ऑर्थोपोड उसमें श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं? ट्रेकिया होते हैं, या फिर क्या होते हैं? बुकलंग होते हैं। बुकलंग वास्तव में लंग नहीं है, इसको पुस्तक फेफड़ा कहा जाता है हिंदी में कहेंगे तो, लेकिन ये मानव के फेफड़ों के समान नहीं है। जिस तरह एनिलिड प्राणी त्वचा के सतह से सांस ले रहे थे जो स्थल पर थे, लेकिन जो ऑर्थोपोड स्थलीय है उनमें एनिलिडा की तरह श्वसन की व्यवस्था नहीं है। इनमें श्वसन अंग की उपस्थिति है, इनमें श्वसन अंग की उपस्थिति है। और वो कौन से श्वसन अंग है दोस्तों? एक ट्रेकिया है और दूसरा क्या है? बुकलंग है। ट्रेकिया है, दूसरा क्या है? बुकलंग है। इसमें श्वसन अंग अलग है, इनका भी शरीर सेगमेंटेड है, और इसमें उत्सर्जन अंग भी अलग है। उत्सर्जन अंग एनिलिडा का उत्सर्जन अंग नहीं बताया तो उसका उत्सर्जन अंग था नेफ्रीडिया, और इसका जो उत्सर्जन है मालपीगियन, मालपीगियन ट्यूबेल्स, या ट्यूबेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नली कहते हैं। और दूसरा एक है ग्रीन ग्लैंड। दूसरा क्या दोस्तों? ग्रीन ग्लैंड। श्वसन अंग ऑर्थोपोड का है ट्रेकिया या बुकलंग। स्थलीय ऑर्थोपोड, जलीय ऑर्थोपोड किससे श्वसन करते हैं? गिल से। और वैसे भी आप जान लीजिए कि जो भी जीव जल में रहने के लिए अनुकूलित है, तो जलीय श्वसन के लिए जो उपयुक्त अंग है वो कौन है? गिल्स है। एनिलिड भी जो जल में रहते हैं उनमें श्वसन किसके माध्यम से हो रहा था? गिल्स के माध्यम से हो रहा था। किसके माध्यम से हो रहा था? गिल्स के माध्यम से हो रहा था। उत्सर्जन के लिए जिस
मकड़ियों में उत्सर्जन के लिए जो विशेष अंग है, यह अंग है, वो है मालपीजियन ट्यूबेल्स और ग्रीन ग्लैंड। और एक बड़ी आश्चर्यजनक विशेषता है, जब भी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि। जब भी ग्लैंड का जिक्र आता है तो ग्लैंड एक ऐसा अंग होता है जहां कुछ ना कुछ बनता है, या तो हार्मोन बनते हैं ग्लैंड में या एंजाइम बनते हैं। जब भी कहीं पर आप ग्लैंड का नाम पढ़ते होंगे तो आप यही अंदाजा लगाते होंगे कि ये ऐसा अंग है जिसमें किसी ना किसी चीज का निर्माण होता होगा। और वास्तविकता यही है कि जो ग्रंथियां होते हैं वो ऐसे अंग होते हैं जो कोई ना कोई पदार्थों का निर्माण करते रहता है, हार्मोन का निर्माण करे या फिर एंजाइम का। एक ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड है जिसका संबंध निर्माण से ना है बल्कि किससे? उत्सर्जन से। इसलिए कई बार परीक्षा में घुमा पूछ देता, हरित ग्रंथि किस प्रकार का कार्य करती है? हार्मोन बनाने का काम करती है, एंजाइम बनाने का काम करती है, या उत्सर्जन का काम करती है? तो कौन काम करती है? उत्सर्जन। ये ग्लैंड है लेकिन ये कोई बनाने का चीज है, बनाने का कार्य नहीं करता है बल्कि यह उत्सर्जन में मदद देने वाला है। बाकी दोस्तों बताने का जरूरत नहीं कि ये लैंगिक जनन करेंगे और ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी भी थे और, लेकिन जितने भी कीट और मकड़ी होते हैं सभी एक लिंगी होते हैं, यानी मेल कीट मकड़ी अलग, फीमेल कीट मकड़ी अलग। क्लियर हो गया? और आर्थ्रोपोड ऐसा फाइलम है जिसके जीव को मानव आहार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करता है। तब हम इससे पहले 4 फाइलम के जीवों पर थे दोस्तों, पोरीफेरा, सिलिंडरेटा, प्लेटिहेल्मिंथिस, एस्केल्मिंथिस। उन फाइलम के किसी जीवों को, उस फाइलम के किसी भी जीवों को मानव आहार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता है। चाइना वाला करता हो क्या? लेकिन इंडिया में नहीं होता। लेकिन आर्थ्रोपोड प्राणी को हम मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। झींगा जो चर्चित है जिसे हम मछली के रूप में जानते हैं, वास्तव में मछली नहीं है, वास्तव में वो मकड़ी है। उनके 4 जोड़े पैर होते हैं। वो झींगा मछली वास्तव में मछली नहीं है बल्कि वो आर्थ्रोपोड का जीव है। झींगा मछली आर्थ्रोपोड का जीव है। और आर्थ्रोपोड से हमें कई लाभ भी है, कई हानि भी है। पढ़िए देखिए क्या लाभ है, क्या हानि है दोस्तों। मकड़ी में 4 जोड़े आंख भी होते हैं। नहीं दोस्तों, आंख 2 ही होते हैं। तो पोरीफेरा से लेकर आर्थ्रोपोडा तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ठीक है दोस्तों, बचा हुआ कॉन्सेप्ट एक क्लास और लगेगा चैप्टर में। तब हमारी यात्रा आर्थ्रोपोडा से आगे की ओर चलेगी और समाप्त कहां पर होगा वो हम बता ही दिए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आर्थ्रोपोडा से आगे की दुनिया की हम सैर करेंगे।